कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो जो ट्री डायग्राम वाली अप्रोच थी कि आप लीव से मूव करते थे टूवर्ड्स रूट और उस पाथ पे जो जो प्रोबेबिलिटीज आती थी उनको आप मल्टीप्लाई करते थे तो आपको एंड पे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती थी। ठीक है ना। तो एक दूसरी अप्रोच है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जब आपका एक्सपेरिमेंट काफ़ी कम्प्लेक्स किस्म का हो तो उस सिनारियो में कुछ सिनारियोज में वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग दिस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और इसका रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे बेज रूल के साथ। ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए ना आप ये आपके पास एक पूरी सैंपल स्पेस है ना। ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस को हमने ना फर्स्ट डिसजॉइंट इवेंट्स में डिवाइड कर दिया, A1, A2 और A3 में। और आप फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? आप फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट B। तो अगर किसी भी ऐसे सैंपल स्पेस अगर आपके पास सैंपल स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 अगर नोन है और आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B को फाइंड करना चाहें तो आप यूजिंग द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस A2 इंटरसेक्शन B प्लस A3 इंटरसेक्शन B। या उससे पहले मैं ये कहूँ कि अगर मैं इवेंट B को लिखना चाहूँ मैथमेटिकली तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि इवेंट B इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B एंड A3 इंटरसेक्शन B। आवाज आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। सर आ रही है। ठीक है। तो इवेंट B को हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B और A3 इंटरसेक्शन B। ये जी जैसे सर लिख सकते हैं। अगर फर्क करें। ठीक है। और अगर n अगर इसी सैंपल स्पेस को जो ये रेक्टेंगल के अंदर अगर इसको n डिसजॉइंट इवेंट्स में डिवाइड करते हो उस सैंपल स्पेस के ऊपर अगर मैं इवेंट B डिफाइन करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ एज ए यूनियन ऑफ A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B यूनियन AN इंटरसेक्शन B। सॉरी पहले मैं प्लस वाला साइन यूज कर रहा था। ये मतलब A1 इंटरसेक्शन B में ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है। A2 इंटरसेक्शन B में ये वाला एरिया जाएगा और A3 इंटरसेक्शन B में ये वाला एरिया। तो इन तीनों का यूनियन में लूंगा तो मेरे पास सेट B बनेगा ना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी क्योंकि डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो इन A1 का इंटरसेक्शन B के साथ A2 का इंटरसेक्शन B के साथ भी डिसजॉइंट होगा। तो डिसजॉइंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल डिसजॉइंट सेट्स के बराबर होगी। ठीक है। तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो होगी वो इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B और AN इंटरसेक्शन B। सर ये बाइस रूल है। ठीक है ना जी? ये नहीं बेस रूल ये नहीं है। बेस रूल आएगा नहीं बेस रूल अभी नहीं आया, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा। सही है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी सैंपल स्पेस में आपने अपने सैंपल स्पेस को n डिसजॉइंट सेट्स में या इवेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको नोन है उन डिसजॉइंट सेट्स की तो आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस में डिफाइन किया गया हो उसकी प्रोबेबिलिटी आप यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर है कि इवेंट B को मैंने लिख दिया एज ए यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो होगी वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डिसजॉइंट इवेंट होगी। जी सर ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस किया कि डिसजॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की जो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। सर ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सिर्फ डिसजॉइंट सेट्स के लिए होता है। हाँ इसमें ये है कि आपने अपने सैंपल स्पेस को डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड करना है, ये जरूरी है। सही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तब आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये अब हमने डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड किया हुआ है अपने पूरे सैंपल स्पेस को। ठीक है ना। A1, A2 और A3 का अगर मैं यूनियन लूँ तो क्या बनेगा मेरे पास? B सेट बन जाएगा। हाँ पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। जी सर। ठीक है। तो पहले हम इवेंट
बी, अगर हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो हम करेंगे इवेंट ए वन इंटरसेक्शन बी और ए टू इंटरसेक्शन बी इंटू ए एन प्लस ए एन इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन वाली टर्म है, अगर इसको मैं मजीद एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे लिखूँ फॉर एनी जनरल ए आई, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें इसको लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। लिख सकता हूँ ना ऐसे? जी सर। ठीक है, तो अब यही डेफिनेशन आप यूज कर लें हर टर्म के लिए। यहाँ पे यूज दिस डेफिनेशन फॉर ए वन इंटरसेक्शन बी, फॉर ए टू इंटरसेक्शन बी एंड फॉर ए एन इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन into probability of b given a1 plus probability of a2 into probability of b given a2 और इसी तरह से ये सब समझ लें कि अगर आपने b की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आप b की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करें और उसको स्केल करें विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशनिंग इवेंट। तो ये सारे मिलकर क्या बनाता है आपका, इसको हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये बताता है कि b इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इवेंट b कैन अकर। तो इवेंट b कैन अकर if event A1 occurs, event B can occur if event AN occurs। ठीक है, तो in how many different ways event B can occur, उन सब की probabilities को स्केल करके सम करें तो ये आपको बनाता है, इसको हम कहते हैं ये हमने probability of an event compute की using total probability theorem। सर ये किस तरह से आया है? मतलब ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था ना? हाँ, तो हर टर्म के लिए मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ की नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इवेंट बी को देखना है कि वो कितने तरीक़ों से अकर हो सकता है। वो इवेंट ए वन के अकर होने से भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अकर हो जाए, इवेंट ए टू के अकर होने से भी उसकी पॉसिबिलिटी है, और इवेंट ए एन के अकर होने से भी इवेंट बी के अकर करने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। और फिर इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को मैं स्केल करूँगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंडीशन इवेंट। ये इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? स्केल्ड वर्जन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वेज दैट एन इवेंट बी कैन अकर। अच्छा तो सर, ये जो बी होगा ये सबको सम करके आपको ये टोटल, यहाँ जो बी है ये सब का इंटरसेक्शन है, A1 A2 A3 अप टू AN। ये जो बी है ये मैंने ऊपर फिगर में बताया हुआ है ना आपको कि भी डिफाइन किया हुआ है। पहले सबसे पहले आपने अपने सैंपल स्पेस को डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसके सैंपल स्पेस के ऊपर कोई भी जनरल इवेंट भी डिफाइन किया। तो अब आपने देखना है कि इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस शेडेड एरिया कैन अकर। ये पॉसिबिलिटी है कि A1 अकर हो तो बी के चांसेस है, A2 के अकर होने से बी के चांसेस है और A3 के अकर होने से बी के चांसेस है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज विच इवेंट बी कैन अकर। तो मैंने तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन, और फिर से यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये रिड्यूस हो गई इसमें। और ये आपको बता रही है कि जितने डिफरेंट वेज में इवेंट बी अकर कर सकता है उसको स्केल किया विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनिंग इवेंट, तो आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई बी। सही है सर, समझ। ठीक है, ठीक है ना? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का, तो हम मल्टीप्लाई करते थे मूविंग फ्रॉम द लीफ टू द रूट। ये एक दूसरा ही वे है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है वो इजी होता है, कुछ एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला है, ये वाला सिनेरियो जो है ये इजी है। तो अब ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसको अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लेट A1 अप टू AN बी डिसजॉइंट इवेंट्स दैट फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, कि आपने अपने ए सैंपल स्पेस को AN डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया। ईच पॉसिबल आउटकम इज इंक्लूडेड इन वन एंड ओनली वन ऑफ द इवेंट्स। इसका मतलब क्या है कि आप इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये सारे इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट A1 में भी हो और वो किसी दूसरे सेट AN में भी हो या AI में भी हो। ठीक है, and assuming that probability of any AI is greater than 0 for all I1 to n, then for any event B defined on the sample space, we have probability of B is equal to the probability of
these disjoint events, ठीक है, और इनको फिर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास डेफिनेशन है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। तो बच्चे आज कम आए हैं, 24 आए हैं, क्या वजह है? अच्छा, इस तरह कि मैंने ना वो कैनवस पे वीडियो लिंक्स भी जो है ना, वो कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं ये जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं ना, इसी के आथर ने ना वो लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो उनका लिंक मैंने रख दिया है कैनवस पे। तो आप साथ साथ वो भी देखते रहें, कुछ चीज़ें जो इधर अगर क्लियर नहीं होती तो आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने लिंक रखा है वो जो है ना पूरे लेक्चर्स हैं। तो इसके अलावा उसी प्रोफेसर के ना वो कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं इसी कोर्स से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो मुझसे पूछ लें, अगर मुझसे नहीं क्लियर हो रहा तो वो वीडियो भी साथ साथ देखें। ठीक है, सही है सर। वो देख लिया ना लिंक आपने लोगों ने, यानी? जी सर, देखा था। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो और बाकी इस लिंक पे जो लेक्चर्स हैं वो तो अब विजिबल होते हैं ना आप लोगों को, बाद में आप सुन सकते हैं ना? हेलो जी सर, सुन सकते हैं। हाँ बस ठीक है, चलें। बच्चे कह रहे थे कि वो पुराने लेक्चर, तो वो मैंने कहा पुराने लेक्चर सब डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है ना, तो वो फिर मैंने उनको कैनवस पे जो लिंक दिया है इस पर अगर आप वो सुन लें तब भी वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, द थ्योरम इज़ विजुअलाइज्ड एंड प्रूव्ड इन फिगर 1.12 जो अभी हमने डिस्कस किया है। Intuitively, we are partitioning the sample space into a number of scenarios, event AI. Then the probability that B occurs is a weighted average of its conditional probability under each scenario. ये है ना total probability theorem की, ये basically weighted average है। weighting factor क्या है? ये जो आपने disjoint sets में divide किया है, तो ये weighted average of these conditional probabilities है। ठीक है, so one of the use of this theorem is to compute the probability of various events B for which the conditional probability are known or easy to derive. ठीक है, the key is to choose appropriately the partition A1 to AN, and this choice is often suggested by the problem structure. तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो क्लियर होगी। सर ये जो स्टेटमेंट है वेटेड एवरेज ऑफ इट्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर ईच सिनेरियो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सर। ये देखें ना, आपने इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ना? यस सर। तो यहाँ आपने क्या की, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड की। ठीक है, और इसको किसी वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ये बिटवीन 0 to 1 होगा ना। और इसी तरह आपने फिर बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की फॉर nth इवेंट, इस तरह फॉर सेकंड फॉर nth इवेंट, और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को साथ एक वेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सम है ना, वेटेड सम है, वेटेड सम और वेटेड एवरेज कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। वेटेड एवरेज किसकी? इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वेटेड, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विद सम वेटिंग फैक्टर, और बाद उन तमाम सिनारियोज को ऐड अप कर रहा हूँ टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, सही है। अब इसी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की अगर एप्लीकेशन आप देखना चाहते हैं तो जैसे ये एक एग्जांपल है, you enter a chess tournament where your probability of winning a game is 0.3 against half the players, call them type 1, 0.4 against quarter of the players, call them type 2, and 0.5 against remaining quarter of the players। ठीक है, तो अब आपने पूरी क्लास को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया ना, या पूरे वो जो मेंबर्स थे उनको 3 डिसजॉइंट सेट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसा ही है ना? जी सर। हेलो, ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है? A1 है क्या? AI विद द इवेंट ऑफ प्लेइंग विद एन एप्रोप्रिएट विद एन अपोनेंट ऑफ टाइप I। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 1 के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप टाइप 2 के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि टाइप 3 के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। तो ये कहाँ से आई? 0.5 और 0.25 और 0.25। देखना, एक क्लास है, ठीक है, उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना। एक में A1 में आधे बच्चे चले गए, A2 में क्वार्टर और A3 में रिमेनिंग क्वार्टर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप A1
के अपोनेंट के साथ खेलें, जारी बात है वो हाफ ही होगी ना। जी सर। ठीक है, अगर आप अपोनेंट सारे जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं और उसके अंदर जो बच्चे हैं, A2 के साथ आप खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.25 क्योंकि क्वार्टर है, और A3 रिमेनिंग क्वार्टर है तो उसमें भी 1/4 होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ये ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है। ये है वाले, ये बेसिकली वही है जैसे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स में आपने क्लास को डिवाइड कर दिया 3 सेक्शंस में, और ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं उन डिसजॉइंट सेट्स में से किसी अपोनेंट के साथ खेलने की। ठीक है, फाइंड क्या करना है, यू प्ले अ गेम अगेंस्ट रैंडमली चूजन अपोनेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है, तो आपने एक दूसरा इवेंट डिफाइन किया, लेट आल्सो बी विद द इवेंट ऑफ विनिंग। तो विनिंग विन बंदा कि कितने पॉसिबल वेज हैं कि आप विन कर सकें। आप हो सकता है टाइप 1 के प्लेयर्स के साथ खेलें और जीत जाएं, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप टाइप 2 के प्लेयर के साथ खेलें और जीत जाएं, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि आप टाइप 3 के प्लेयर्स के साथ खेलें और जीत जाएं। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उनको मैंने स्केल करना है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2, A3 आपने फाइंड कर लिया। तो मैंने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गिवन दैट यू प्ले विद एन अपोनेंट फ्रॉम ग्रुप A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। दूसरी टर्म क्या बता रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गिवन दैट यू प्ले विद एन अपोनेंट फ्रॉम A2 ग्रुप एंड स्केल दिस प्रोबेबिलिटी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग given that you are playing with an opponent from group A3 and scale this probability with probability of A3। ये है ना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब A1, A2, A3 आपको नोन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप टाइप 1 के प्लेयर के साथ खेलें तो वो ये गिवन है कि आप उसकी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है ना 0.3 है, ये स्टेटमेंट में गिवन थी। तो अगर आप टाइप 1 के प्लेयर के साथ खेलें तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 0.3 है, 0.4 against the quarter of the player, 0.5 against the remaining quarter of the player। ठीक है, तो ये जो हैं ये वाली 0.3, 0.2, 0.4 और 0.5 ये स्टेटमेंट में गिवन है, और ये आपने खुद ऊपर कंप्यूट की कि A1 के साथ खेलने की प्रोबेबिलिटी हाफ है क्योंकि ये हाफ ऑफ द क्लास है, और अपोनेंट A2 के साथ खेलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और इसी तरह अपोनेंट A3 के साथ खेलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/4 है क्योंकि दोनों क्वार्टर। तो इनको सम करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर अगर हम चाहते हैं कि इसको पुराना मेथड से करें, वो जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था, तो उससे किस तरह करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दे दें इसका। उसमें आपने इसी तरह की ट्री डायग्राम बनानी होगी। सही। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करनी है। उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए होगी ना। ये अब आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ के एनालाइज करना है। ठीक है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ के एनालाइज करना है कि अगर मैं जैसे मिसाल के तौर पे वो वाली एक एग्जांपल आपने ट्री डायग्राम ऐसी बनानी होगी कि एंड पे आपके पास यहाँ पे इवेंट क्या आ रहा है, A1 इंटरसेक्शन B आ रहा है ना। जी सर। ठीक है, यहाँ पे E1 इंटरसेक्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आपने ट्री डायग्राम ऐसी बनानी है कि आपके पास एंड पे इवेंट क्या आ जाए, इधर B आ जाए, क्योंकि आपने B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और देखना है कि फिर उसके पाथ में क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ रही हैं, तो उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। सही है सर। ठीक है, लेकिन ये हर कुछ सिनेरियोज में ये कंस्ट्रक्ट करना, ट्री डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, कुछ सिनेरियो में ये डायरेक्टली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज़ करना आसान होता है। सर तो हमें कैसे पता लगेगा हमने कौन सा करना है? दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ केसेस में जो है ना इजी अप्रोच, जब आप कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही आइडिया हो जाएगा कि इसको मैं जो है ना डिवाइड एंड कंकर अप्रोच से करूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। या जो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट फ़र्ज़ करें अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2 और A3 नोन ही नहीं है, जो जिसमें आपने अपने सैम्पल स्पेस को डिवाइड किया हुआ है डिसजॉइंट सेट्स में, अगर उनकी प्रोबेबिलिटी नोन ही नहीं है तो फिर तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको तो टोटल प्रोबेबिलिटी
कंप्यूट करने के लिए जो डिसजॉइंट सेट्स हैं A1, A2 और A3 ये तो चाहिए ही चाहिए। जी सर। तो अगर तो आपको डिसजॉइंट सेट्स की प्रोबेबिलिटी नोन नहीं है तो फिर आप ये वाला नहीं कर सकते। सही है सर। ठीक है, तो ये कुछ दो चार प्रॉब्लम्स आपके हैं, तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया हो जाएगा। और आगे हम डिफरेंट मेथड्स और भी पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही दो मेथड। ठीक है सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब एक दूसरी एग्जांपल है, वी रोल अ फोर साइडेड डाई, इफ द रिजल्ट इज 1 or 2 वी रोल वंस मोर बट अदरवाइज वी स्टॉप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल ऑफ आवर रोल्स इज एट लीस्ट 4। ये अब आप स्टेटमेंट पढ़ें। अगर पहले रोल में 1 और 2 आ गया तो वी रोल वंस मोर, अगर कोई और वैल्यू आ गई 3 या 4 तो हम स्टॉप कर देंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम टोटल ऑफ आवर रोल्स एट लीस्ट 4। अब क्या है, लेट ए आई बी द इवेंट दैट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट रोल इज आई एंड नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई क्या होगा। ये 1/4 क्यों है? 4 साइडेड है। 4 साइडेड है तो आई की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है फॉर ईच आई। ठीक है, एंड लेट बी बी द इवेंट दैट द सम ऑफ टोटल इज एट लीस्ट 4। तो गिवन द इवेंट A1 का क्या मतलब है कि आपके पास फर्स्ट रोल में क्या आया है, 1 आया है। A1 का मतलब यही होगा ना। जी। अब सेकंड रोल में एट लीस्ट 4 आने के लिए क्या क्या आना चाहिए? 3 या 4। ठीक है ना। 1 और 2 के लिए पॉसिबल नहीं है कि सम 4 हो, अगर आप फर्स्ट रोल में आपके पास 1 आया तो ऐसे ही है ना। नहीं, एट लीस्ट 4 का मतलब है कि 4 या उससे ग्रेटर ना। ठीक है। एट लीस्ट 4 का मतलब यह है कि 4 या उससे वैल्यू बड़ी भी आ सकती है। तो अगर पहले रोल में 1 आया और दूसरे में 3 आया तो ये तो ट्रू है, और अगर पहले रोल में 1 आया और दूसरे में 4 आया तब ये ट्रू है। एट लीस्ट 4 इक्वल टू 4 कहते तो फिर वो 3 होता। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, 3 और 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at least 4 given that you got 1 in the first roll क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ होगी ना। 1 और 2 में नहीं है और 3 और 4 में है ये ठीक है। ये क्लियर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये वाली जो मैंने शेडेड शो की है। जी सर क्लियर है। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर आपके पास फर्स्ट रोल में जो है 2 आ गया, इसकी बात कर रहा हूँ। गिवन दैट you got 2 in the first roll, what is the probability that you will get at least 4 sum equal to 4 in the second roll। तो अगर पहले में 2 आया तो ये कितने आउटकम्स के लिए ट्रू है? ये 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है और 4 के लिए भी ट्रू है। ऐसा ही है ना। 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5 and 2 + 4 = 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 ठीक है या नहीं? ठीक है सर। ठीक है। और इसी तरह आपके पास अगर फर्स्ट रोल में 3 आया है तो सेकंड रोल में एट लीस्ट 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? ये 0 क्यों है? हेलो, तो ये दोबारा रोल नहीं होगा एटलीस्ट। हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि अगर फर्स्ट रोल में आपके पास 1 और 2 आए तभी आपने सेकंड टाइम रोल करना है, और अगर फर्स्ट रोल में आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फिर आपने रोल ही नहीं करना। तो अगर फर्स्ट रोल में 3 आ गया तो इसका मतलब है कि आपने फिर तो रोल करना ही नहीं है, और फिर सम दोनों का 4 आने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है? 0 है। और इसी तरह ये वाली प्रोबेबिलिटी 1 क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास फर्स्ट रोल में 4 आ गया तो आपने सेकंड टाइम रोल तो करना ही नहीं है, तो सम हमेशा 4 ही रहेगा। ठीक है ना। इसकी 1 है कि अगर पहले रोल में ही 4 आ गया तो फिर आपने रोल नहीं करना और सम जो है वो 4 ही रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1 है। तो अब आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी नोन है और प्लस आपको जो जिस डिसजॉइंट सेट्स में अपने सैम्पल स्पेस को डिवाइड किया है उसकी प्रोबेबिलिटी भी नोन है। तो अब आप वेटेड सम ले लें इन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का, तो आपके पास ये आ जाएगा 9/16।
सर ये 1/2 किस तरह आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A1। हाँ, तो फर्स्ट रोल में आपके पास वैसे अगर आप डाई रोल करें तो आपके पास कितने आउटकम्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? 4 साइडेड है, 4 आउटकम्स है ना, और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। 1/4 1/4 1/4, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास फर्स्ट रोल में जो है ना 1 है, ठीक। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दूसरे रोल में ऐसी वैल्यू आए कि दोनों को अगर मैं सम करूं तो 4 हो जाए? तो आपके पास सैंपल स्पेस में अब कितने पॉसिबल हो रह गए? 3/4 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, बट एटलीस्ट 4 सम होगा। सिर्फ 3 आएगा। नहीं, ये एटलीस्ट 4 होगा। गिवन द इवेंट A1 आपके पास जो है तो फर्स्ट रोल में 1 आ गया। द सम टोटल विल बी एट लीस्ट 4 इफ द सेकंड रोल रिजल्ट्स इन 3 और 4। सर ये 2/4 नहीं बनेगा ना, फिर वो 1/2 हो जाएगा। वो 1/2 हो। ठीक है सर, आगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसी तरह ये वाला प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट आप पढ़े ना, तो हमने फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो थर्ड वीक के एंड पे अप टू डेट होगा। अप टू डेट को इसने यू से जाहिर किया, यू से डिनोट किया हुआ, और बिहाइंड को इसने बी से, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज अप टू डेट आफ्टर 3 वीक्स, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे किया, ये अप टू डेट आफ्टर द थर्ड वीक, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है ना, या तो वो सेकेंड वीक के एंड पे अप टू डेट हो, या सेकेंड वीक के एंड पे वो बिहाइंड हो जो भी कंटेंट्स कवर किए गए, ठीक है। तो ये इसको रीड कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट शी इज़ अप टू डेट एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो है इन 2 टर्म्स के सम के इक्वल। और ये 2 टर्म्स क्या हैं, ये प्रोबेबिलिटी दैट शी इज़ अप टू डेट गिवन दैट she is up to date at the end of third week given that she was up to date at the end of second week, U3 given U2 का यही मतलब है ना, या she will be up to date at the end of third week given that she was behind at the end of second week, ठीक है। और फिर उसको स्केल कर दिया करस्पॉन्डिंग जो उसकी कंडीशनिंग इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक हो गया ना। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर वो अप टू डेट है लास्ट वीक में, तो नेक्स्ट वीक में अप टू डेट रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.8 है, और अगर वो बिहाइंड है तो नेक्स्ट वीक में अप टू डेट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.4 है। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें वैल्यूज थोड़ी सी मिक्स यूज़ की हुई है। ये असल में 0 पॉइंट ये होना चाहिए, ये ना, if she is up to date in the given week the probability that she will be up to date in the next week is 0.8, ठीक है। ये तो ठीक है, ये 0.8 आ गया यहाँ पे। अगर प्रीवियस वीक में अप टू डेट है तो नेक्स्ट वीक में अप टू डेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। वो कहाँ पे गिवन है, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। दूसरे वाला क्या इफ शी इज बिहाइंड इन अ गिवन वीक, क्या वाली आप बात कर रहे हैं, अगर वो बिहाइंड है, इफ शी इज बिहाइंड इन अ गिवन वीक द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अप टू डेट इन द नेक्स्ट वीक इज 0.6, ठीक है। तो ये 0.6 और 0.4 को रिवर्स कर दें, 0.6 यहाँ पे आ जाएगा और 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसने 0.4 यूज़ किया हुआ है कि अगर वो बिहाइंड है इन द प्रीवियस वीक तो नेक्स्ट वीक में वो अप टू डेट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, स्टेटमेंट में 0.6 गिवन है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिएगा, समझ आ गई। इन 2 वैल्यूज को जस्ट रिप्लेस करना है, 0.6 को 0.4 करना है और 0.4 को 0.6 करना है, ठीक है ना। जी सर। तो ये वैल्यूज आपने पुट कर दी 0.8 एंड 0.4, लेकिन इसमें 2 चीज़ें अब अननोन है।
आपने तो फाइंड करना था ना कि थर्ड वीक के एंड पे अप टू डेट है इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे कि सेकंड वीक के एंड पे भी क्या वो अप टू डेट है या सेकंड वीक के एंड पे वो बिहाइंड है। तो ये प्रोबेबिलिटीज इटसेल्फ जो है ना वो अननोन है, ऐसा ही है ना। तो जिस तरह आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ U3 क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अप टू डेट रहेगी एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, इसी तरह आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अप टू डेट रहेगी एट द एंड ऑफ सेकंड वीक या बिहाइंड रहेगी एट द एंड ऑफ सेकंड वीक यूजिंग दिस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है ना, जिस तरह ये फाइंड किया है इसी तरीके से आप ये वाली दो क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं और फिर इन दो को प्लग इन करना है इस इक्वेशन में, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ U3 आ जाएगी। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। हाँ, तो इस U2 में फिर एक चीज़ अननोन आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। कि U2 के लिए देखना पड़ेगा कि U1 और B1 की प्रोबेबिलिटी क्या है अप टू डेट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक और एट द एंड ऑफ शी वाज बिहाइंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक। ठीक है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 और B1 फाइंड करनी है और फिर उनको इन दो इक्वेशंस में पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 और B2 फाइंड करनी है और फिर इन दोनों को फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ U3 फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 कैसे आएगी, ये गिवन है आपके पास यहाँ पे, Alice is up to date when she starts the class। कि वो जब स्टार्ट लेती क्लास का तो वो असम्पशन है कि वो अप टू डेट है। ठीक है, मतलब उसने जो प्री रिक्विजिट कोर्सेज हैं वो पढ़े हैं। तो अब नेक्स्ट वीक में अप टू डेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0.8 है और बिहाइंड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है। ये तो गिवन है ना। ठीक है, और इसी तरह आपको ये वैल्यूज नोन हो गई, इनको आप इन दो इक्वेशन में पुट करें और यहाँ से रिजल्ट उठा के इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ U3। तो अगर ये तो है ना एट द एंड ऑफ थर्ड वीक, और इसी तरह अगर हो गए एट द एंड ऑफ 20th वीक, तो फिर इस तरह की अप्रोच को यूज़ करना काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो फिर आपको रिकर्सिव अप्रोच चाहिए इसके लिए, वरना तो इक्वेशन ही पूरे पेज पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए ये रिकर्सिव अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है। सर ये एग्जांपल वो ट्री डायग्राम से इजी नहीं होगा और उससे करें उसके लिए ट्री डायग्राम, जब मैं यही कह रहा हूँ ना कि ट्री डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो अगर 20 वीक्स का बनाएंगे तो वो तो ट्री डायग्राम आप इसको 20 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। अगर 20 नहीं 40 हो तो फिर वो तो कितने स्टेजेस में आ जाएगा। हर वीक के लिए स्टेज बनाना पड़ेगा ना आपको एक। जी सर। ठीक है, तो इसका बेहतरीन तरीका जो है कि ये रिकर्सिव अप्रोच यूज़ करें। ये जो है इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अप टू डेट एट द नेक्स्ट वीक इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट शी was up to date in the previous week multiplied by this probability। ये तो गिवन है ना कि अगर प्रीवियस वीक में अप टू डेट है तो नेक्स्ट वीक में अप टू डेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी बिहाइंड इन द प्रीवियस वीक, और ये प्रोबेबिलिटी दैट कि वो अप टू डेट होगी इवन दैट शी वाज बिहाइंड इन द प्रीवियस 0.4 है। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू को आप जस्ट चेंज करते हैं तो आपके पास, और स्टार्ट आप ले लें यहाँ से U1 0.8 और B1 0.2। तो पहले U1 से लेकर U2 एक रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कंप्यूटेशंस उतनी करनी पड़ेंगी लेकिन देखने में आसान है, बजाय ये कि आप इक्वेशंस लिखते रहें और फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके आप फाइनल इनिशियल एंड पे जाएं। ये आसान है कि आप फॉरवर्ड में मूव करें कि पहले U1 से U2 फाइंड करें, फिर U2 से U3। ऊपर वाले में हम क्या कर रहे थे कि U3 फाइंड किया था, U3 से U2 और B2 अननोन थे, फिर U2 और B2 को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, U1 और B1 फाइंड किया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वाली अप्रोच है कि U1 B2 आपको B1 आपको पता है, उसे आप U2 B2 करें, U2 B2 आ जाए, फिर U3 B3। तो एक ये रिकर्सिव अप्रोच है। ठीक है ना।